Hello everyone, welcome back to my channel Decoding UPSC Metrics. Today we will be talking about how I attempted the GS1 paper of UPSC Mains in 2025. We will be doing this particular lecture in two parts. The first part will cover the first 10 markers, and the next part will cover the remaining 15 markers. The purpose and the approach of this particular lecture video we will be seeing how I tried to attempt the paper in the actual examination and the points which I could recollect. I have written them down in bullet format, and we'll see in which questions I try to create a diagram, and then how I approach the intro, body, conclusion part, and then we can also see these are exactly not the model answers per se. These are rough sketches of what I have jotted down in my actual examination. So let's proceed. So the first question of this year's examination was discuss the salient features of Harappan architecture. So intro, I usually approach such questions of history with a timeline approach. So this is one of my methods of approaching questions of history, to introduce timeline or the major king or the particular civilization, the geographical area in which the civilization was present, and in conclusions I usually use the change continuity approach. Either it's change with respect to precursor of some other civilization, मतलब अगर कुछ वैदिक का रहेगा तो इफ़ आई वांट टू कनेक्ट इट विद हड़प्पा तो वो चेंज या कंटिन्यूटी में वैसे हो सकता है कि हड़प्पा का ये पर्टिकुलर फीचर वैदिक इसमें रिफ्लेक्ट हुआ या फिर ये चेंज हुआ, ऐसा करके तो इट विल प्रोवाइड अ हिस्टोरिसिटी to those answers in conclusion. So in this particular answer, in the intro I approach with the timeline approach कि Harappan civilization was the epitome of the urban civilization, first urban civilization in Indian subcontinent from this particular 3300 BC to 1700 BC, ऐसा उसको introduction use किया मैंने, and it was well known for its architectural finesse. Then the body में I used the various aspects of Harappan architecture जो मुझे याद आ रहे थे. फर्स्ट मैंने अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में आफ्टर इंट्रोडक्शन आई ड्रिव द ग्रिड पैटर्न ऑफ हरप्पा, तो उसका डायग्राम निकाला है, लाइक कुछ तो एक पिक्चरस्क रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो मुझे हरप्पन आर्किटेक्चर का याद आ रहा था कि स्ट्रीट्स 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे वो जो स्क्वायर्स है उसमें हाउसेस है और बीच में ड्रेनेज है, ऐसा उसको एक रफ ये दिखाया. वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस ऑफ 4 मेंस इज़, ये शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि डायग्राम आप कितने इंटेंसिटी और डिग्री में भर रहे हो, कि मतलब मे बी सेम डायग्राम आई कुड हैव ड्रॉन स्ट्रीट्स, फिर स्ट्रीट लाइट दिखा के फिर उसमें हाउसेस, फिर ड्रेनेज, फिर और ग्रैनरी भी दिखा दिया समझो एक साइड में, ऐसा उसको मतलब एक ही डायग्राम में ज़्यादा डिटेल डाल दिया. तो आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ही विल नॉट बी रिवॉर्डिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स, से मे बी विल रिवॉर्ड से हाफ और 1 मार्क फॉर अ डायग्राम. So even if you do it in a lot of detail, he still won't, for him it's still a diagram. It's not like if you create say 3 diagrams of छोटू छोटू 3 डायग्राम निकाले तो that still makes sense, because he has 3 things to reward marks to, versus एक ही चीज़ में तुम लोगों ने बहुत डिटेलिंग कर दिया एंड विच इज़ नॉट इवन द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और वो पूछा भी नहीं है. तो आई हैव यूज दिस एज माई थंब रूल कि डायग्राम में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, बट रैदर ये एम्फोसिस है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन में से 8 से 10 12 जगह पे मैं डायग्राम निकाल पाऊँ. तो आई विल अगेन यहाँ पे क्वांटिटेटिवली मैं कितने ज़्यादा डायग्राम निकाल पा रहा हूँ या फिर फ्लो चार्ट या फिर कुछ भी पिक्चर जिसमें कुछ तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस पर फोकस रखना है. सो इसके बॉडी में मैंने लिखा है कि ग्रिड पैटर्न जो थे वहाँ पे 90 डिग्रीज पे स्ट्रीट इंटरसेक्ट होते थे, ड्रेनेज कैसे थे, क्लोज थे, कॉर्बेल ड्रेनेज थे. सिटीज़ के एग्जांपल्स दिए कि हर सिटी में कुछ कुछ स्पेशलिटी था आर्किटेक्चर के. ढोलावीरा में से वो साइन बोर्ड था. देन ब्रिक आर्किटेक्चर कैसा यूज़ किया है वो लोगों ने, उनका यूनिफॉर्म साइजेस है, सिटाडेल थे, लोथल में डॉकयार्ड था, ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, वो सब जो, और कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स, वो सब उनका अलग 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 मेंशन करके आई रोट अराउंड 13 to 14 पॉइंट्स.
ब्यूरियल्स के बारे में लिखा। देन और भी कुछ चीज़ें, अभी मुझे रफली इतना याद आ रहा है, और भी वो एग्ज़ाम में और 2-4 पॉइंट याद आए रहेंगे। सो रफली 13 to 14 पॉइंट्स लिखे थे ये आंसर में, अपार्ट फ्रॉम इंट्रो, डायग्राम एंड कंक्लूजन। और कंक्लूजन में आई अगेन कनेक्टेड इट टू इट लेड द फुटवर्क ऑफ मॉडर्न प्लांट सिविलाइजेशन लाइक चंडीगढ़ वगैरह, ऐसा उत्सव। सो एवरी टाइम इट डजेंट हैव टू बी वेरी कि ऐसा बहुत कुछ अच्छा आपको हर बार याद आ रहा है, बट इट नीड्स टू बी रेलेवेंट एंड कुछ तो स्पेसिफिक। कि सिर्फ ऐसा छोड़ दिया कि इट वॉज अ गुड सिविलाइजेशन, इट डजेंट मेक सेंस। वही जेनरिक चीज़ को मैंने लेट द फुटवर्क ऑफ मॉडर्न प्लांट सिविलाइजेशन लाइक चंडीगढ़, तो करंट से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें आप वही जो मार्केट में चल रहा है, इसको अब अगर वैल्यू एडिशन बोलना है तो आप वैल्यू एडिशन बोल सकते हो, बट मैं स्पेसिफिसिटी बोलना चाहता हूँ कि टाइमलाइन इंट्रो में स्पेसिफिसिटी आ गया, बॉडी में स्पेसिफिसिटी विथ यूज़ ऑफ एग्जांपल्स, डायग्राम में मैंने कुछ तो एक स्ट्रीट व्यू जो भी दिखा दिया और एक चंडीगढ़ को कनेक्ट कर दिया एंड में, तो अगेन उसमें स्पेसिफिसिटी लाया। यही क्वेश्चन इफ़ आई हैड अप्रोच इन 2022-3 या फिर 2024 में, आई वुड हैव मे बी रिटर्न डाउन 7-8 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, मे बी उसमें 6 एग्जाम्पल्स, और मैं शायद एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ उसमें। कि फिर ग्रेट बात है तो फिर हाँ, जहाँ पे भी मोहनजोदड़ो में मिला था तो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात हुआ, उसमें कुछ ऐसा वाटर स्टोरेज का ये था वो था कुछ तो, या फिर बेसिकली, और मैंने पूरा पेज भी नहीं, दोनों पेज भी नहीं भरने की कोशिश करता इतना, क्योंकि यूजुअली मैं 10 मार्कर्स लास्ट में अटेम्प्ट करता था वहाँ पे, तो एनीवे ऑलरेडी टाइम क्रंच रहता था। तो बट अगर लीनियरली चेक हो रहा है पेपर, तो पहले 3-4 आंसर देख के ही माइट गेस कि दिस स्टूडेंट डजंट नो अलॉट, एंड ड्यू टू पॉसिटी दे माइट नॉट इवन रीड ऑल द आंसर्स एकदम थरोली, सो दे माइट मेक गेस वर्क। जो आप फर्स्ट इंप्रेशन जैसा बोलते हैं, आप लोगों का भी फर्स्ट इंप्रेशन आपका बन जाता है, उसके बाद में लोगों ने कुछ अच्छा किया बुरा किया जो भी है, यूजुअली जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यूजुअली कैरी हो जाता है किसी के बारे में भी, बी इट अ पर्सन और एनीथिंग, मूवी से और इवन आंसर्स। सो वो मैंने याद रखे कि पहले एटलीस्ट 3-4 आंसर शुड बी वेरी गुड। सो ओके, लेट्स अप्रोच द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे इससे मुझे कुछ और याद आया, मेरा एक फ्रेंड है। सो मतलब आई टेल यू, समटाइम्स कुछ फ़नी चीज़ें हो जाती है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट वेरी मतलब थोरो कुछ चीज़ों के साथ, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है और आप वो जल्दी जल्दी में लिखते जा रहे हो। कोई तो GS3 में क्या, कोई तो एक क्वेश्चन था वहाँ पे, दे हैड आस्क्ड अबाउट सम नक्सलिज्म और समथिंग लाइक दैट। So there is this scheme called Loan Varatu. So in Loan Varatu, I think it is like rehabilitating the Maoists or something like that, वैसा कुछ था। बट इन द स्पीड एग्ज़ाम के इसमें उसने जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ तो लिख दिया कि लोन वराटू स्कीम ब्रिंगिंग बैक यंग टेररिस्ट और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो उसने एक्चुअल एग्ज़ाम में लिख दिया, विच इज़ लाइक कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ वॉट द स्कीम एक्चुअली इंटेंड्स टू डू। तो मतलब ऐसी कुछ रैंडम चीज़ें मुझे याद आ गई, मेंस के में कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है ऐसे। ओके, लेट्स अप्रोच आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। इसमें आई कुडंट ड्रॉ डायग्राम, और फिर इसमें कुछ पिक्चर्स नहीं आया, इट्स फाइन। इंट्रोडक्शन में आई हैड रिटन अबाउट अकबर की हाउ वाज अ स्टॉलवर्ट ऑफ मुगल एम्पायर, और उनका जो रेन एरा था वो ब्रैकेट में लिख दिया 1556 से या फिर जो भी था वो तब तक 1600 तक उसको। एंड ही वाज द एपिटोम ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस एज मेंशन्ड इन अबुल फैजल्स आइन अकबरीज अकाउंट्स वगैरह ऐसा। तो इसमें अगेन यू कैन सी द स्पेसिफिसिटी इधर, टाइमलाइन है, किसी राइटर का मेंशन है, तो इससे हिस्टोरिसिटी भी आ रहा है। बॉडी में आई मेंशन अबाउट सुलेकुल दिन इलाही, उसका क्या इबादत खाना में कहाँ पे हुआ था, फतेहपुर सिकरी में। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म में क्या क्या एस्पेक्ट्स है, टॉलरेंस था, इक्वालिटी थी, लिबर्टी थी, डिग्निटी थी, दे यूज टू होल्ड, मतलब रिलीजन के में जो डिबेट्स है वो करते थे इन अ फ्री मैनर विदाउट रिलीजियस डॉगमा। एंड फिर अकबर ने भी खुद का दीन इलाही सेक्ट ये किया था। फिर यूनिटी था, ब्रदरहुड था, देयर वर ट्रांसलेशंस करते थे। हिंदू मिनिस्टर्स है अकबर के, इसमें आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होता है अकबर के, जो जाली वर्क है इट इज़ फ्रॉम राजस्थान, ऐसे मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। तो इफ़ यू लाइक एलैबोरेट ईच पॉइंट विथ मोर और लेस लाइक अ सेंटेंस कि द लिबर्टी वॉज द से द रॉक स्टोन और द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द
अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. तो ये भी एक पॉइंट हो गया. मतलब भले ही यू विल नॉट राइट दिस पॉइंट एज योर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, बट जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट 13 और 14 पॉइंट्स, ईच पॉइंट विल नॉट बी वेरी स्पेसिफिक. तो आपको एक कीवर्ड भी पकड़ के आपने बीच में के जो पॉइंट्स है, सो दिस इज हाउ आई अप्रोच इट. समझो 2 पेज है अगर, तो फर्स्ट 3-4 पॉइंट आई विल राइट वेरी स्पेसिफिक, लाइक सुले कुल दिन इला इबादत खाना. सो आई विल गेन द ट्रस्ट ऑफ द एग्जामिनर. जो मे बी 6th और 7th पॉइंट है वो पेज के एंड का, दैट आई माइट राइट फ्यू जेनेरिक पॉइंट कि लिबर्टी, इक्वालिटी प्रमोट हुआ, ऐसा डिग्निटी, जो भी. अगेन नेक्स्ट पेज के फर्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है, मतलब 8th और 9th पॉइंट रहेगा जो सेकेंड पेज पे, आई विल अगेन राइट सम स्पेसिफिसिटी कि ट्रांसलेशंस हुए, और फिर ये लैंग्वेजेस को ये किया गया वगैरह एक्सेट्रा, आर्किटेक्चर. अगेन बीच में मैं 2-3 पॉइंट थोड़ा सा कुछ जेनरिक जो आ रहा है, जो सिर्फ कीवर्ड्स है, इट डजेंट मीन एवरी टाइम एनीथिंग, वो लिख दूंगा. फिर अगेन एंड का जो पॉइंट है, मे बी 13-14 पॉइंट जो भी रहेगा, तो वो मैं अगेन ट्राई करूँगा कि स्पेसिफिक हो जाए, ताकि क्योंकि एंड में वहाँ पे ही मार्क्स देगा. और कंक्लूजन में ट्राई किया स्किप ना करो इस बार, एक आध बार कभी हुआ रहेगा, बट यूजुअली आई हैव ट्राइड टू राइट ऑल द कंक्लूजन्स, क्योंकि दैट इज़ वेर यू विल गिव द पॉइंट. सो मतलब ये ऐसा थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग होगा कि हाउ आई विल अप्रोच इट. आई विल ट्राई टू ब्लेंड द स्पेसिफिक पॉइंट्स विद द जेनरिक पॉइंट्स, बट वो ऐसे जगह पे मैं प्लान करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे, मतलब वही मैंने जो पिक्चर की एनालॉजी दी था, स्टार्ट और एंड का अच्छा होना चाहिए. थोड़ा बीच में ऊपर नीचे हो गया तो वो क्वांटिटेटिवली भी तो भरना है आपको पेजेस, तो उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते हो. एंड देन कंक्लूजन में आई रोट अबाउट हाउ दिस रिलीजियस सिंक्रेटिज्म हेल्प सॉलिडिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन मिडिवल इंडिया वगैरह, ऐसा कुछ. हो थोड़ा और कुछ स्पेसिफिक आ सकता था, वो टाइम पे मुझे याद नहीं है. सो दिस इज हाउ आई अप्रोच दिस क्वेश्चन. Third question is about how the sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली, मुझे इंस्पाइट ऑफ हैविंग हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर 3 years, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था. बस ये पता था कहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में, खजुराहो वगैरह उसके आजू बाजू में. सो आई ड्रिव अ मैप राइट साइड कॉर्नर में, जस्ट ड्रिव इंडिया का मैप, जिसमें चंडेला कहाँ पे उनका प्रेजेंट था वो दिखा दिया. इंट्रो में बता दिया कि चंडेला ऑफ बुंदेलखंड मिडिवल इंडिया में थे, स्कल्पचरल फिनिश वगैरह ऐसा कुछ. तो बॉडी में आई सिंस आई डिडंट नो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, आई जस्ट डिवाइडेड द क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स, रेजिलेंट विगर और ब्रेड्थ ऑफ लाइफ. तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया बॉडी को. रेजिलेंट विगर के 6-7 पॉइंट, ब्रेड्थ ऑफ लाइफ के 6-7 पॉइंट. अब यहाँ पे भले मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट इन जनरल मुझे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में जो भी पता है, तो उसको मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा. क्या ही रहेगा कि रेजिडेंट व्हीकल में स्कल्पचरल शेप्स रहेगा, टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में बता सकते हैं कि कैसे रॉक से जहाँ पे कार्विंग ईजी हो रहा था, मास्टरी थी कि वो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स था, इसके मतलब डिवीजन ऑफ लेबर था. तो स्पेशलाइजेशन और कलर में के बारे में आप बोल सकते. तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं खंडारिया महादेव केव्स या फिर खजुराहो टेम्पल्स वगैरह वैसा. ब्रेड्थ ऑफ लाइफ में क्या था, सेक्युलर एस्पेक्ट कवर करते थे, मतलब डेली एक्टिविटीज़ बोल सकते हो, रिलीजियस एक्टिविटीज़, एरोटिक स्टोरीज़ के बारे में बात की जाती है उसमें, उनके मूविंग स्कल्पचर से. तो 3D नरेटिव्स में था, सिर्फ मतलब ऐसा एक जगह का एक मूवमेंट का नहीं था, इट वॉज लाइक अ नरेशन ऑफ सम स्टोरी थ्रू दो स्कल्पचर्स. फिर रामायण महाभारत के बारे में बात की जाती थी. सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स कैन बी कवर्ड थ्रू द ब्रेड्थ ऑफ लाइफ का एस्पेक्ट. सो इट इज़ नॉट वेरी, डोंट थिंक कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टोरीज, मिथोलॉजिकल स्टोरीज आप प्रेजिडेंट विगर में मेंशन करना चाहिए या ब्रेड्थ ऑफ लाइफ में मेंशन करना चाहिए. फिर सेक्युलर एस्पेक्ट जो है स्कल्पचर्स का, वो विगर में मेंशन करें या लाइफ में मेंशन करें. सिंस इट्स नॉट अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, आप जो आपको पहले पॉइंट्स आ रहे हैं 6-7 वो आप रेजिडेंट विगर में डाल दो. ब्रेड्थ ऑफ लाइफ में आपको जो पहले 6-7 पॉइंट्स याद आ रहे हैं ट्राई करो कि उससे रिलेटेड हो, बट उतना इसमें मत जाओ कि से अगर इफ़ यू थिंक वेरी ऐसा क्लियरली एंड ट्राई टू पुट कि ये 4-5 पॉइंट रेजिलेंट विगर में आने चाहिए, 4-5 पॉइंट ब्रेड्थ ऑफ लाइफ में आने चाहिए. एक तो ऐसा पहले कहीं पे लिखा नहीं है कि इन दोनों का परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, और ये सब करने के चक्कर में आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे. दिस इज़ नॉट वर्थ लूजिंग आउट ऑन 3-4 पॉइंट्स इन दिस आंसर. तो उससे अच्छा आप 13-14 पॉइंट लिखने की कोशिश करो और दोनों में ब्रेक कर दो. देन डायग्राम, हाँ मैंने ऐसा बोला इंडिया का मैप और लोकेशन वहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया. और कंक्लूजन में बोला कि इट इज़ नॉट ओनली स्कल्पचर बट इट ऑल्सो बिकम्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ मिडिवल इंडिया थ्रू स्कल्पचर वगैरह वैसा.
Fourth question, how are climate change and sea level rise affecting the very existence of many island nations? Discuss with examples. So इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स SIDS जो है आर वल्नरेबल टू सी लेवल राइज वगैरह ऐसा कि ड्यू टू टोपोग्राफिकल कंडीशंस एंड क्लाइमेट चेंज एज पर द IPCC सिक्स सिंथेसिस रिपोर्ट. भले ये डायरेक्ट मेंशन नहीं किया हो सिक्स सिंथेसिस रिपोर्ट में, मुझे नहीं पता किया ही होगा, तो मैं इसी के ऊपर बैंक कर रहा हूँ कि this is another rule, important rule, which I have used in this mains 2025, is that whenever something is not explicitly wrong, it is right. तो भले ही IPCC सिक्स सिंथेसिस रिपोर्ट में ऐसा स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं भी किया हो, आई नो कि इसके आजू बाजू के बारे में यू कैन प्रूव दैट दिस इज़ रॉन्ग, दिस पर्टिकुलर फैक्ट जो मैंने लिखा है. हाँ, अनलेस अभी समझो यहाँ पे मैंने कुछ तो लिख दिया कि हाँ क्लाइमेट चेंज के बारे में से WHO ने बताया कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो दिस इज एक्सप्लिसिटली रॉन्ग. कि आपको समझ आ रहा है कि WHO और क्लाइमेट चेंज का और सी लेवल राइज का डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं है, मतलब उससे कनेक्टेड नहीं है, सो मैं मेंशन नहीं करूँगा. बट IPCC सिक्स सिंथेसिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू इट, सो आई विल मेंशन इट. In the body, I had written about corals, how climate change and sea level rise. Again, दो इस हिस्सों में मैंने ब्रेक कर दिया. क्लाइमेट चेंज में कि how climate change affects many island nations, how sea level rise affects many island nations. दो बॉडी में I had written about corals, लाइवलीहुड को कैसे अफेक्ट करेगा, फ्रेश वाटर स्कैरसिटी होगा, फूड स्कैरसिटी होगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो एक हाथ कुछ नाम याद आ गया अगर कुछ तो वो हाउ इट विल अफेक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री और देर. एल्गल ब्लूम्स होंगे तो उससे हेल्थ को अफेक्ट होगा, अगेन टूरिज्म विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. मरीन हीट वेव्स आएंगे विच विल अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा फौना ऑफ एंडेमिक जो रीजन का वहाँ करेगा, तो इट विल ऑल्सो लीड टू डिसीजेस. फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लाइमेट रेफ्यूजीज होगा, उनका कॉस्ट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बजट्स बढ़ेगा वो कंट्रीज़ के. और मतलब अगर इसमें मैंने 10 से अराउंड 13-14 पॉइंट लिख दिया, तो इसमें मैं कहीं कहीं पे बीच बीच में एग्जांपल स्प्रिंकल करते रहूँगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोरल लॉस एग्जांपल इन नियर मॉलडीव्स, लाइवलीहुड कॉस्ट या फिर ये इंक्रीजिंग एग्जांपल इन पॉलिनेशियन कंट्रीज. एग्जांपल कोई तो टूरिज्म में गिव एग्जांपल ऑफ वनाटू या फिर किरीबाटी वगैरह ऐसा. तो ऐसा बीच बीच में स्प्रिंकल करते हो तो ओवरऑल इंप्रेशन ऐसा रहा है कि एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट किया जा रहा है. भले ही 6 एग्जांपल है, 5-6 एग्जांपल और पॉइंट 13-14 है, बट वो बीच बीच में स्प्रिंकल करके आई विल मेक इट सीम लाइक पूरा आंसर में ही आ रहा है वो. सो अगेन कंक्लूजन में आई हैड रिटन अबाउट हाउ SIDS और जो ये है, तो ये सब चीज़ों के बारे में COP UNFCCC में एड्रेस किया जा रहा है, COP 28-29 जो भी था वो. और एक शायद मैंने यहाँ पे कोट डाल दिया था एंड में कि कंक्लूजन से पहले कि देर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देर इज़ नो प्लान एट बी. कोफी अन्नन का शायद कोट है, तो वो डाल दिया था और फिर कंक्लूजन लिखा था कि इसको एड्रेस करने के लिए COP UNFCCC में ऐसा ये कर सकते हैं, CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी ऐसा. सो यहाँ पे सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन मेरा कोड था, UNFCCC जो भी उसका मेंशन था, आइलैंड के नाम का मेंशन था, IPCC सिक्स सिंथेसिस रिपोर्ट का मेंशन. व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, हाउ आर दीज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. तो दिस वॉज आई थिंक माई लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले 1 to 4 अटैम्प्ट किया, फिर 11 to 20, और फिर मैंने ये पेपर मैंने उल्टा अटैम्प्ट किया था कुछ तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसा कुछ तो. सो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, दिस मस्ट बी माई लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. तो एकदम भी डिटेल में नहीं लिखा था, बट स्टिल आई जस्ट आई ट्राई टू गो अबाउट 12-13 पॉइंट्स, उतना तो लिखने की कोशिश करता हूँ. इंट्रो मैंने नॉर्मल लिखा था इसमें, क्योंकि रूरल इकोनॉमी, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एडिशनल इनकम वगैरह एक्सेट्रा जो भी था. डायग्राम आई हैड ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ इंडिया, और जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इंडिया देखा कि वहाँ पे माइनिंग पॉइंट आउट कर दिया, कोस्टल एरिया में फिशिंग, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के एरिया में हंटिंग गैदरिंग कैसे, या फिर सेंट्रल इंडिया में वापस फॉरेस्ट्री, या फिर नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट्री, और इसी को बाद में एक्सप्लेन कर दिया वर्ड्स के साथ, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन दिखा के, एंड हाउ इट वॉज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर, बिकॉज फिर रिवर सपोर्ट करते हैं ऐसे फिशिंग, फॉरेस्ट जो रहेंगे दे विल सपोर्ट मेडिसिनल यूज़ के लिए, फूड के लिए, लाइवलीहुड के लिए. महुआ ट्रीज से एग्जाम्पल कोई ट्राइब के लिए यूज़ होगा, फिर माइनिंग यूज़ होगा जो वहाँ का ट्राइबल रहेंगे उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए. फिर दीज आर
दिस विल बी रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर लाइक सेंट्रल इंडिया, कि वहाँ पे डेक्कन प्लेटो, तो वहाँ पे मिनरल्स है जियोमॉर्फोलॉजिकली. एंड देन अगेन इवन इन जो आपका हंटिंग गैदरिंग रीजन है, और द पैस्टोरल लैंड्स एंड अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ से जो पैस्चर्स है इन उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश जो भी है, वहाँ पे हाउ दोज प्लेन्स हेल्प, या फिर दो सीज़न है, हाउ इट हेल्प्स इन की मतलब ट्रांस माइग्रेशन, ट्रांस ह्यूमेंस, वो सब गुज्जर बकरवाल जो भी है उनके बारे में लिख के वैसे ऐड रिटन अबाउट दिस. एंड कंक्लूजन में एसेंशियल फॉर क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन के लिए नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ एसेंशियल है जो एग्रीकल्चर को भी हेल्प करेंगे. ऐसे explain briefly ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. इसमें I had written about introduction how India has 300 days worth of solar energy and important component of renewable energy. परसेंटेज शेयर इन मिक्स कितना है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो जो भी सोलर, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जो भी है मतलब आई थिंक जो रिन्यूएबल एनर्जी में टोटल अलग अलग है, उसमें से सोलर एनर्जी कितना आई थिंक 100 गीगावाट्स कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे कुछ है. तो वो फैक्ट के बारे में मेंशन कर दिया था. फिर डायग्राम में मैप लोकेशन बता दिया था कहाँ कहाँ पे सोलर एनर्जी जनरेशन के प्लांट्स है. आंध्रा में आई थिंक एक फ्लोटिंग पावर प्लांट है. फिर इवन इन राजस्थान, गुजरात, वो रीजन में वो 2-3 सोलर पार्क्स है, तो उनके बारे में मेंशन किया था वो डायग्राम में. देन बॉडी में आई रिटन अबाउट हाउ इट विल बेनिफिट इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ए एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स बी. इकोलॉजिकल में आई रिटन अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी है, पोल्यूशन कम होगा, कार्बन एमिशंस कम होंगे, PM 2.5 कम होगा, लेस लैंड एक्विजिशन लगेगा, स्केलेबल रहेगी सोलर एनर्जी. एंड देन इकोनॉमिक इसमें आई रिटन अबाउट हाउ इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. इट इज़ चीपर, इम्पोर्ट बिल कम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एनर्जी डिपेंडेंस कम होगा. फिर आत्मनिर्भरता. फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मेंशन किया, PM सूर्य मित्रा योजना, मेगा सोलर पार्क, उनके बारे में कि हाउ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिससे जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह एक्सेट्रा, लाइवलीहुड. एंड कंक्लूजन में आई रिटर्न अबाउट हाउ इट विल हेल्प इंडिया अचीव पंचामृत गोल्स एंड नेट ज़ीरो गोल्स एज एनविजन्ड इन जो भी कॉप था, वो कॉप 2027 आई थिंक और समथिंग, तो उसके बारे में मेंशन किया था. तो अगेन ये सब चीज़ों की वजह से इट एड स्पेसिफिसिटी टू द आंसर. वॉट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, हाउ वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. ये पर्टिकुलर इसमें आई कूडेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं है ऑन द स्पॉट. 2004 सुनामी याद आया और 1-2 ही आए थे इसमें. इसमें आप आपको कुछ अगर याद आ रहा है तो आप बता दीजिए. वैसे इंट्रोडक्शन में आई हैड रिटन अबाउट सुनामी, हाउ दे आर द हार्बर वेव्स, दैट इज़ जापानीज़ में आई थिंक सुनामी का मतलब हार्बर वेव रहता है. तो उनका हाइट कितना है, उनका स्पीड जो भी वो डेफिनेशन था. देन सुनामी, वॉट आर सुनामीज, तो दैट आर दोज आर वेव्स दैट मतलब दैट डैमेज हैबिटेशन, नेचर को कैसे डैमेज करते हैं वो, उनके बारे में बताया. हाउ एंड वेयर, क्योंकि नाउ यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन there are 3 or 4 sub questions. tsunami, what are tsunamis, how are they formed, where are they formed, what are the consequences. So इस पे मैं I'll try to give say 3 points, 3 4 points in each aspect, so that सब अच्छे से कवर हो रहा है, ना कि एक कोई ज़्यादा एलेबरेट करके फिर एंड में 2-3 क्वेश्चन जो बचे उनको एक एक पॉइंट लिख के छोड़ दिया. क्योंकि अगर ऐसा पूछा है क्वेश्चन तो शायद उसको इक्वल वेटेज रहेगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में. सो सबको अच्छे से एड्रेस करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट अदर देन जो एक ही आ रहा है उसको सब एकदम पूरा लिख दिया. हाउ आर दे फॉर्म, तो वो डायग्राम निकला था छोटा सा कि हाउ द वाटर गेट्स डिस्प्लेस्ड ड्यू टू सेस्मिक एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्री रीजन. तो इंडियन सुनामी कैसे आया था, तो ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर. वो हार्बर वेव कैसे बनती है, उसका वेव लेंथ कम होते जाता है, सॉरी ओके आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वेव लेंथ कम होता है कि बढ़ता है, बट वो कुछ हाफ हाइट के ऊपर जाता है तो द वेव कोलैप्सेस एंड हाउ इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन. एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक सोशल, जो बेसिक की लॉस ऑफ लाइवलीहुड है, जो सोशल में पीपल लूज देयर जॉब्स, होम,
जो भी कैटल एक्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स, डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉस्ट आता है वो इकोनॉमिक, एंड कंक्लूजन में लिखा था कि अर्ली वार्निंग जो सेंडाई फ्रेमवर्क का है डिजास्टर मैनेजमेंट का शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर दैट सुनामीज का डिजास्टर्स कंट्रोल में रहे। एंड गंजम मॉडल का मेंशन किया था शायद मैंने, आई डोंट नो इफ इट्स फॉर सुनामीज, बट वहाँ पे ज़ीरो कैजुअलिटी मॉडल है, आई थिंक इट इज़ फॉर साइक्लोन्स, बट मैंने इसमें मेंशन किया था शायद। सो ऐसे कुछ तो मॉडल या फिर मतलब एनीथिंग, अगर आपको जापान का आपको स्पेसिफिक पता है तो आप वो मॉडल मेंशन कर सकते हो। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो इंट्रोडक्शन में स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में मैंने लिखा था कि 2014 या 15 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था, एंड अराउंड 100 cities were selected for modernization of infrastructure with technology। तो एग्जांपल्स दिए थे मुंबई, ठाणे, पुणे। एंड फिर अर्बन पॉवर्टी में कैसा हेल्प कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। सो अर्बन पॉवर्टी में इट टॉक्स अबाउट हाउ इट विल हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। स्वामित्व स्कीम के बारे में मेंशन किया था। हेल्थ कैसे होगा, क्योंकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर। फिर स्किल्स सेट प्रोवाइड करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन होगा, स्लम रिहेबिलिटेशन होगा, SRA जो है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मेंशन किया था। यहाँ पे बीच बीच में कोई कोई स्मार्ट सिटी का एग्जांपल नीचे डाल के उसको सब्सटेंशिएट भी किया था। एंड देन हाउ इट विल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज़ बेसिक, जो आपको फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो होगा, रैपिड ट्रांजिट होगा, रो सर्विसेज होगा, देन से ट्रेन, बस, कम्युनिकेशन भी रहेगा ड्यू टू स्मार्ट सिटीज़, ड्यू टू IT नेटवर्क्स, ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल्स बेटर एड्रेस होंगे। और फिर गार्डन्स रहे, कम्युनिटी गार्डन्स, ओपन ग्रीन स्पेसेस, हाउ लाइट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, सोलर एनर्जी से, वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। सो एंड में कुछ तो SDG ऑफ स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सिटीज़ जो है उनका कंक्लूजन में डाल दिया था SDG। The ethos of civil service in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness, elucidate। So introduction में I have written about how actually थोड़ा ethics टाइप का क्वेश्चन है। ये लोग थोड़ा डिस्टेबलाइज करने के लिए they do this thing, they put a random question of some other GS in some other paper so as to destabilize you। सो आप थोड़ा सोच सकते हो अगर कुछ सोसाइटी के एंगल से याद आ रहा है तो, बट अदरवाइज आई विल जस्ट स्टिक विथ वॉट एवर आई नो अबाउट सिविल सर्विसेज का जो भी है, प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंट्रोडक्शन में आई विल राइट अबाउट सिविल सर्विसेज एंड हाउ वल्लभ भाई पटेल द स्टील फ्रेम, हाउ वी एनविजन सिविल सर्विसेज एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। एंड देन बॉडी में हाउ प्रोफेशनलिज्म एंड वेबर इन न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, जो भी वो पॉइंट्स है प्रोफेशनलिज्म के, तो उनका मेंशन करेंगे। एंड नेशनल कॉन्शियस में हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द कर्मयोगी स्पिरिट, सेल्फलेसनेस। तो इसमें थोड़ा एक दो एग्जांपल्स कि मिस्टर अशोक खेमकर सर, उनके बारे में कि हाउ ही प्रायोरिटाइज्ड हिज जॉब, हिज सैक्रिफाइस ओवर हिज पर्सनल लाइफ। और फिर IPS संयुक्ता मैम जो आई थिंक आसाम कैडर की है, तो हाउ शी सैक्रिफाइस हर फैमिली लाइफ फॉर हर सर्विस। फिर इसमें और इनोवेशन कैसे किन किन लोगों ने दिखा है। तो वैसे बेसिक जो आप एथिक्स को जैसे हैंडल करोगे ये क्वेश्चन को, तो मैंने तो वैसे ही किया यार। इसको और सोसाइटी का एस्पेक्ट कैसे दे सकते थे, बिकॉज GS1 है तो मे बी थोड़ा और प्रो पुअर के बारे में, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वगैरह वैसा कुछ मेंशन करके। एंड कंक्लूजन में आई हैड रिटन अबाउट हाउ इट विल हेल्प इन रियलाइजिंग द गोल ऑफ विकसित भारत। So the 10th question was, do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer। So इसमें okay wait, so the 10th question is, do you think that globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer। Introduction में I had written about how Anthony Giddens defines globalization। So he is a sociologist, so उनका जो भी definition है, it is interchange of ideas, people वगैरह एक्सेट्रा कुछ तो था।
तो यहाँ पे उसको दिखना चाहिए। मैं एग्जामिनर को नहीं पता एग्जैक्टली एंथनी गिडेंस ने कैसे डिफाइन किया ग्लोबलाइजेशन को, बट रफली जो बेसिक वर्ड्स है वो यूज़ करके आप एंथनी गिडेंस डाल के लिख दो तो इट बिकम स्पेसिफिक। कंक्लूजन में इसके आंसर में आई हैड रिटन अबाउट हाउ इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड एंड ग्लोबलाइजेशन इसमें नीडेड है एट द एंड में, क्योंकि ऐसा बैलेंस करके लिखना था। एंड बॉडी में आई हैड रिटन अबाउट हाउ यस ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, और दूसरा एस्पेक्ट कि नो इट इज़ ऑल्सो हैज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में मैंने लिखा था कि हाउ मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है, वेस्टॉक्सिफिकेशन हो रहा है, कल्चरल इरोजन हो रहा है इंडियन वैल्यूज़ का, या फिर कोई भी ट्राइबल वैल्यूज़ है उनका, वेस्टर्न हेजीमनी हो रहा है। So it is also promoting materialism, homogeneity, which is again leading to cultural erosion. So भले ही homogeneity and cultural erosion are more or less the same points, but using those keywords I can frame 2 points. So why not do it? And ethical fading हो रहा है because of aggressive consumer culture. So it is also leading to certain crimes. Exploitation हो रहा है. Climate change भी affect हो रहा है aggressive consumer culture से. So leading to environmental degradation, body image issues हो रहा है due to aggressive consumer culture of say fat shaming वैसा, marketing of happiness हो रहा है due to say movies या फिर वैसे. But I had also written about the certain positive aspects of aggressive consumer culture like liberty dignity promote हो रहा है, awareness आ रहा है, me too movement spread हो रहा है, cultural diversity and opportunities भी provide किया जा रहा है. So this was how I approached this first 10 questions of GS1. Let me know in the comment section if you like the video, and should I continue with this particular format, and we'll also make a video on the remaining 10 questions of GS1, and similarly we'll do it for all GS papers. And then let's see, depending upon the response we can also do it for maybe sociology and essay, या फिर आपको किसी और चीज़ों के बारे में चाहिए वीडियो, तो हाउ जो भी मतलब आपको जो भी डाउट्स रहेंगे, so let me know in the comment section, and please subscribe this channel, like कीजिए and also share it with your friends, क्योंकि ऐसे ही चैनल से मतलब मुझे भी पर्सनली इन माई यूपीएससी जर्नी ऐसे ही चैनल से काफ़ी हेल्प हुआ है, जो मतलब जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स रहते हैं हु आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग देयर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द यूपीएससी फेज, वहाँ पे रॉ इमोशंस और आपके जो भी ट्रूथफुली जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपने लिखा, आपके जो गलतियाँ हुई है, आपने जो चीज़ें सही की है, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि इवन दोज योर फेलो एस्पिरेंट्स और जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स है, they get to know a lot of things, and so that they can avoid those certain crucial mistakes जो से मैंने commit किए. So I wouldn't want any other new entrant to the UPSC to commit those same mistakes, so उनका time बचे. So please subscribe and like this channel और share कीजिए. Thank you.